गांव में भानु नाम का एक बड़ा ही शातिर ठग रहता था। भानु का सिर्फ एक ही काम था, लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उन्हें ठग लेना। कुछ काम न किए पैसे कमाने की उसे आदत थी। वैसे भानु स्वार्थी था, पर दिमाग से होशियार भी था। अक्सर वो लोगों से फोकट में काम करवा लेता था। कभी किसी की भेड़ बकरियां चुराकर उसे सस्ते दाम में बेचता था, तो कभी किसी के खेत में उगाई सब्जियां और फल चुराता था। एक दिन भानु को पैसों की बड़ी कमी महसूस होने लगी। बहुत दिन हुए किसी को ठगा नहीं है मैंने, और पैसे भी खत्म होने को आ रहे हैं। लगता है अब कहीं जाकर बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा। क्या करूं? इस गांव में तो लोगों को ठगना अब बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों ना इस बार पड़ोस के गांव में जाकर कुछ दिमाग लगाऊं। हाँ। तुरंत ही भानु दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। उस गांव के बारे में भानु को ज्यादा जानकारी नहीं थी। भानु एक आदमी से पूछता है, क्या भाई तुम्हारे पास कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं भाई साहब, मेरे पास कोई काम नहीं है इस वक्त। हाँ, पर तुम गांव के जमींदार से जाकर काम जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह देखता हूँ फिर। ऐसा बोलकर भानु आगे बढ़ता है। वो कई जगह पूछता है, पर उसे कहीं किसी को भी ठगने का मौका ही नहीं मिल पाता। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कठिन लग रहा है लोगों को ठगना यहाँ। वैसे वो आदमी तो बोल रहा था जमींदार के पास काम मिलेगा। एक बार जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए वहाँ। भानु जमींदार के घर जाता है। नमस्ते जमींदार जी, मैं भानु काम की तलाश में दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अगर आपके पास कुछ काम है तो बता दीजिए। छोटा मोटा कुछ भी काम हो, सब कर लूंगा। अच्छा, तो तुम काम की तलाश में यहाँ आए हो। वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम वो कर पाओगे। अरे जमींदार जी, मुझे आप ऐसा वैसा मत समझो। आप बस काम तो देकर देखो, मैं कोई भी काम करने में हिचकता नहीं। वैसे वो जमींदार भी बहुत ही चालाक और बेईमान था। ठीक है भानु, ध्यान देकर सुन लो। अब मेरे पास थोड़ी बंजर जमीन है, उस पर तुम्हें खेती करनी होगी। और जब उस जमीन पर कुछ फसल उग आएगी और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे, तो उसमें से मैं आधे तुम्हें दे दूंगा। पर अगर खेत में तुम कुछ उगा नहीं पाए तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बोलो, तुम ये काम कर पाओगे? अरे ये जमींदार तो बड़ा ही चालाक लग रहा है, मुझसे अकलमंदी। पर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा नाम भी भानु ठग है। जी जमींदार जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं ये काम कर लूंगा। बस आप मेरी रहने की व्यवस्था कीजिए। अरे ये तो आसानी से मान गया। बड़ा ही मूर्ख आदमी लग रहा है। ठीक है भानु, मैं तुम्हारी रहने की व्यवस्था कर दूंगा। पर हाँ, एक बात दिमाग में डाल दो कि अगर खेत में कुछ नहीं होगा तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। जमींदार जी, आप इतनी चिंता न करें, मैं सब देख लूंगा। अब आपसे तो मैं फसल कटाई होने के बाद ही मिलूंगा। जमींदार भानु की ये बातें सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अच्छा तो ठीक है, फिर कल से ही काम पर लग जाना तुम। इतना बोलकर जमींदार भानु को एक झोपड़ी में रहने की व्यवस्था कर देता है। घर में भानु, वैसे इस जमींदार ने दिमाग तो बहुत बढ़िया लगाया है। काम तो करवा लेगा, और अगर फसल अच्छी नहीं आई तो कुछ पैसे भी नहीं देगा। कुछ सोचना पड़ेगा। अगले दिन भानु खेत पर तो जाता है, पर उसकी काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। ये जमीन तो मुझे मिल गई है, पर अब इस पर काम कौन करेगा? अब किसे बकरा बनाऊं? तभी वो देखता है कि दो मजदूर काम तलाश में वहाँ से जा रहे हैं। अरे सुनो भाई, लगता है तुम दोनों काम की तलाश में लग रहे हो। हाँ भाई साहब, आपने सही पहचाना। हम लोग काम की तलाश में ही यहाँ दूसरे गांव से आए हैं। हमारे गांव में काम तो कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं दोनों। अरे भाई साहब, फिर आप तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये आप जमीन देख रहे हो, ये हमारे जमींदार जी की है, और इस पर काम करने के लिए कुछ मजदूर चाहिए। और हाँ, पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे तुम्हें। बोलो, तुम काम करोगे यहाँ? वैसे आपका परिचय? इस पर भानु बड़ी चालाकी से जवाब देता है। अरे मैं तो जमींदार का सबसे विश्वासी आदमी हूँ। आप नए हो ना, इसलिए आप नहीं जानते मुझे। इस पूरे खेत की देखभाल का काम जमींदार ने मुझे दिया है। उन दोनों को भानु का स्वभाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस बात पर यकीन भी कर लिया। उन मजदूरों को काम की सख्त जरूरत थी और वो काम करने के लिए राजी भी हो गए। भानु ने बड़ी ही चालाकी से उन दोनों से खेत का सारा काम करवा लिया। खेत जोतना, बीजों को बोना, फसल को पानी देना।
और बाद में जब फसल उगकर अच्छे से तैयार हो गई, तब कटाई का भी सारा काम उन 2 मजदूरों से करवाया। देखते देखते उन मजदूरों ने 10 बोरी गेहूं की फसल तैयार कर दी। भानु ने सब बोरियां अच्छे से संभालकर अपने घर में रख दी, और जब मजदूरों ने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो भानु पलट गया। अरे तुम लोग मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? वो जमीन मेरी थोड़ी है, मैं तो सिर्फ उसकी देखभाल करता हूँ। आपको पैसे चाहिए तो जमींदार से जाकर लेने होंगे, मैं कहाँ से दूंगा? पर भाई साहब, काम तो आपने ही दिया था ना। जमींदार तो हमें पहचानते भी नहीं, पैसे कैसे मांगेंगे फिर? अरे अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम काम जमींदार के खेत में करते हो और पैसे मुझसे मांगते हो, ऐसा कैसे चलेगा भाई साहब? भानु ने उन मजदूरों की बिल्कुल भी सुनकर नहीं ली और उन दोनों को वहां से भगा दिया। अगले ही दिन जमींदार भानु के घर पे अपना हिस्सा मांगने आ गया। उसे ये खबर लग गई थी कि खेत में फसल अच्छी खासी हुई है। भानु, क्या चल रहा है? सुना है कि फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या कहूँ जमींदार जी, मैंने तो बहुत मेहनत की, दिन रात खेत में काम किया हूँ। एक तो आपकी जमीन उपजाऊ नहीं है, कैसे वैसे करके मैंने उस पर फसल उगाई, और उसमें भी आधी फसल तो कीड़ों ने ही बर्बाद कर डाली, और जो बचा कुचा था वो मजदूर ले गए, और अब तो सिर्फ ये घास फूस ही बची है। अरे क्या बोल रहे हो ये भानु? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ जमींदार जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो घर में आकर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमींदार भानु के घर में जाकर देखता है। उसे वहाँ सब घास फूस ही दिखाई देती है, पर उस घास फूस के अंदर ही भानु ने फसल की बोरियों को छुपा कर रखा था। जमींदार को तो अब कुछ सूझ नहीं रहा था। और हाँ जमींदार जी, अब आपकी वो जमीन पर काम नहीं कर सकता, शरीर के सारे अंजर पंजर ढीले हो गए हैं। जमींदार भानु की बातों में आ जाता है और उसकी बात को बिल्कुल सच मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात में भानु सारी फसल बैलगाड़ी में लादकर अगली सुबह बाजार में बेचता है। उसे उस फसल के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। भानु बहुत ही खुशी से अपने गांव में आ जाता है। चलते चलते अब उसे बहुत ज्यादा भूख लग गई थी। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है। उस मंदिर में एक साधु पूजा कर रहे होते हैं। अब तो बहुत देर तक चल चुका हूँ और अब चलते चलते बड़ी भूख लग गई है। वहाँ मंदिर में साधु ने पूजा के लिए कई सारे फल रखे हुए थे। अरे उस साधु के पास तो बहुत सारे फल रखे हैं, क्यों ना वही साफ कर दूं? वैसे भी उसे क्या ही पता चलेगा, आंखें तो बंद है उसकी। ऐसा सोचकर भानु मंदिर की तरफ जाता है और किसी की नजर पड़ने से पहले वो वहाँ रखे फल उठा लेता है। पर भानु साधु महाराज की नजरों से नहीं बच पाया। उन्होंने उसे फल चुराते हुए देख लिया। बालक, ये तुम क्या कर रहे हो? ये फल भगवान की पूजा के लिए रखे हैं। ऐसा पूछते ही भानु उन्हें उल्टा जवाब देने लगा। कैसी पूजा और कैसा क्या? ये सब तो तुम्हारा नाटक है। मुझे पता है, पूजा के बाद जो लोग दान दक्षिणाएं देते हैं वो तो तुम ही चट करने वाले हो। भानु की ऐसी बातें सुनकर तो साधु महाराज बहुत क्रोधित हो गए। मूर्ख कहीं के, भगवान की पूजा को नाटक और मुझे चोर बोल रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे घर के आंगन में जो नीम का पेड़ है उसकी सारी पत्तियां जमीन पर गिर जाएंगी और आखिरी नीम की पत्ती के साथ ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर साधु महाराज गुस्से में वहाँ से दूसरे गांव की ओर निकल पड़े। भानु तो अब बहुत डर गया था। नहीं नहीं, ये शाप वाप थोड़ी ना सच होता है, ये सब तो इन लोगों का ढोंग है। भानु ये सब तो बोल रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। भानु अपने घर आ जाता है और उस नीम के पेड़ की तरफ देखता है। उस नीम के पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां लगी थीं। वैसे भी इस पेड़ पर तो बहुत सारी पत्तियां हैं जो कि कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए मुझे तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साधु महाराज के शाप का भानु के व्यवहार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही लोगों को ठगता रहा और यहाँ वहाँ चोरियां करता रहा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अभी भी पेड़ पर तो बहुत सारी पत्तियां थीं। इतनी सारी पत्तियां देखकर भानु को लगता था चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी वो तो ढोंगी था। ऐसे ही अब कई दिन बीत जाते हैं और देखते देखते उस नीम के पेड़ पर से बहुत सारी पत्तियां गिरने लगी थीं। पेड़ पर कम पत्तियां देखकर भानु तो अब चिंता में पड़ गया।
पर फिर भी उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। ऐसे ही अब कई और दिन बीत जाते हैं और अब देखते देखते पेड़ पर सिर्फ एक ही नीम का पत्ता बचा था। उस एक पत्ते को देखकर तो भानु अब बहुत डर गया। अरे बाप रे, ये क्या? इस पेड़ पर तो सिर्फ एक ही पत्ता बचा है। ये भी गिर गया तो मैं मर जाऊंगा क्या? अब क्या करूं? भानु को अब बहुत चिंता हो गई। उसे लगा कि अब इस शाप से बचने के लिए उसे साधु बाबा से मिलना ही होगा। भानु ज्यादा ना सोचते हुए अब साधु बाबा की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वहां उसे साधु बाबा एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे दिखाई दिए। साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको ढोंगी बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। मुझे अपनी गलती को सुधारना है। मूर्ख बालक, तुम मुझसे एक अवसर मांग रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें कई सारे दिए थे। तुम्हारे नीम के पेड़ पर जितनी पत्तियां थीं, उतने अवसर मैंने तुम्हें दिए थे, पर तुम तो चोरी चकारी और लोगों को ठगने में इतने व्यस्त थे कि तुम इस चीज को नहीं समझ पाए। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखा। गरीब और असहाय लोगों की बद्दुआ लगी है तुम्हें, और जब पेड़ पर आखिरी पत्ता बचा है, तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास आए हो। क्यों आए हो मेरे पास? मैं तो ढोंगी हूं ना। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? नहीं साधु महाराज, ऐसा न कहें। मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है और मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक आखिरी अवसर दीजिए। मैं विनती करता हूँ आपसे। ठीक है बालक, लगता है तुम सच में अपने आप को सुधारना चाहते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें उन सभी लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें तुमने ठगा है, और उनकी मदद करनी होगी। भानु साधु बाबा को धन्यवाद बोलकर अपनी गलती सुधारने का वचन देता है। जब भानु घर पर आता है, वो देखता है कि नीम के पेड़ पर अभी भी एक पत्ता वैसे ही है। ये अब मेरा आखिरी मौका है। मुझे अपने आप को सुधारना होगा। भानु ने अब लोगों को ठगना बंद किया और जो मेहनत और ईमानदारी से मिल सकता था वही काम करने लगा। वो अब गरीब लोगों की भी बहुत मदद करने लगा। कुछ दिन बाद भानु के आंगन में जो नीम का पेड़ था, उस पर बहुत सारी पत्तियां लग गई थीं और भानु भी अब सुधर गया था।